इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, इसको हम फिलिप्स कर्व का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड फिलिप्स कर्व। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज कॉल्ड फिलिप्स कर्व। इसको फिलिप्स कर्व के नाम से हम जानते हैं। फिलिप्स कर्व क्या होता है? फिलिप्स कर्व इज द शॉर्ट रन रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज द short run relationship between inflation and unemployment, या यूं कह लो, it is the curve that shows short run trade off, that shows short run trade off between unemployment and inflation, that shows trade off। मैं बताता हूँ क्या चीज होती है। It's the curve which shows short run trade off between inflation and unemployment। ये आपका फिलिप्स कर्व होता है और ये शो करता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में रिलेशनशिप। ये आपके सामने फिलिप्स कर्व बना हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। ये आप देख रहे हो कि ये कर्व है, ये नेगेटिवली स्लोप है। इसके वर्टिकल साइड पे ये इन्फ्लेशन रेट लिया गया, ठीक है, परसेंटेज में पर ईयर, और इसके हॉरिजॉन्टल साइड पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, और ये शो कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, inflation and unemployment. So Phillips curve illustrates a negative association between inflation rate and unemployment rate. इसका मतलब ये है कि फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। मतलब अगर एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। अब आपके सामने है, लेट्स से इन्फ्लेशन रेट है 6%, ठीक है, और इस इन्फ्लेशन रेट के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट है 4%। ठीक है, अब लेट्स से अगर इन्फ्लेशन रेट कम हो जाता है, कम हो गया 6 से कम हो गया 2%, तो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 4% से बढ़ के हो जाएगी सपोज 7%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। सो इट मीन्स दैट इफ, इसकी कलर चेंज कर लो, if inflation rises, unemployment, आवाज नहीं आ रही बाकी लोगों को? ये तो सही है। if inflation rises, unemployment falls, ठीक है, and vice versa। एंड वाइस वर्सा। अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और इसके ऑपोजिट अगर इन्फ्लेशन रेट कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड फिलिप्स कर्व, दैट इज कॉल्ड फिलिप्स कर्व। ठीक है, ये ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि जितना इन्फ्लेशन कम होगा उसी परसेंटेज से अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी। जितना इन्फ्लेशन ज्यादा होगा उतनी परसेंटेज से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, सो देयर इज अ नेगेटिव ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ आ गया कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड फिलिप्स कर्व। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड फिलिप्स कर्व। शॉर्टन फिलिप, ये याद रखिएगा, ये शॉर्टन फिलिप्स कर्व है, दैट इज शॉर्टन फिलिप्स कर्व। शॉर्टन में ये होता है
अगर अनएम्प्लॉयमेंट, अगर इन्फ्लेशन, हमें स्टार्ट इन्फ्लेशन से करना है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। इसकी वजह क्या है? देखो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपको पता है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या होता है? हाँ जी, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह क्या होती है? लोग चीजें ज्यादा डिमांड कर रहे होते हैं, क्यों भाई? यस सर। यस सर। जब लोग चीजें ज्यादा डिमांड कर रहे होते हैं इसका मतलब ये होता है कि प्रोड्यूसर ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? प्रोड्यूसर ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करने के लिए उसको ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा लेबर चाहिए, वो ज्यादा लेबर हायर करेगा। इसका मतलब क्या होगा? ज्यादा लेबर हायर करने का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, कम अनएम्प्लॉयमेंट होगी। कम हो जाएगी। कम सो होगी। सो होगा ये कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा देन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़। नहीं कम होगी। व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस क्या होता है? द producers will produce more goods, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही हैं, ठीक है? इन्फ्लेशन राइजेस या कह लो कि प्राइस लेवल राइजेस, प्राइसेस ये प्राइस लेवल, ठीक है? प्रोड्यूसर ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए फॉर दिस दे नीड more labor, they need more labor, ठीक है? so more labor will be demanded, ज्यादा लेबर डिमांड की जाएगी। इससे क्या होगा? तो भाई दस अनएम्प्लॉयमेंट एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जी जी देखें जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूसर चीजें लेगा बनाने के लिए अपनी प्रोडक्ट, सर वो उनकी भी तो प्राइस बढ़ेगी ना। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वो उसका अफेक्ट होगा, वो उसका अफेक्ट होगा। अभी याद है हमने कहा था वो स्टिकी वेज स्टिकी प्राइस थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट। अभी प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्यों प्राइस बढ़ रही है? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, ठीक है? अभी कॉस्ट वाला एलिमेंट हमने स्टडी नहीं किया, ठीक है सर। तो ठीक है? सुन लो मेरी बात, पहले सुन लो। अभी हमने जी सर। कॉस्ट वाला एलिमेंट स्टडी नहीं कर रहे। अभी हम कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? बिकॉज लोग ज्यादा चीजें डिमांड कर रहे हैं, ठीक है? लोगों की इनकम बढ़ गई है, ठीक है? अभी सिर्फ प्रोड्यूसर, अभी सही सर। देखो अभी पता क्या है, अभी वर्कर की वेजेस नहीं बढ़ रही इसलिए इसकी कॉस्ट सेम है। अभी रॉ मटेरियल की प्राइसेस नहीं बढ़ रही क्योंकि अभी उसमें टाइम लगेगा। अभी सिर्फ क्योंकि प्रोड्यूसर ज्यादा, कंज्यूमर ज्यादा चीजें डिमांड कर रहा है तो प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि प्रोड्यूसर ने जो एग्रीमेंट किया है वर्कर के साथ वेज का, वो वही एग्रीमेंट चल रहा है। जो उसकी डील हुई है पेट्रोल खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के भी पुरानी डील्स है, अभी नई डील नहीं हुई। नई डील में आके कॉस्ट की, उसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है? अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? बिकॉज डिमांड बढ़ी है, ठीक है? समझ आ गई? सो जब डिमांड बढ़ी है तो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जी उसके लिए सर। उसको ज्यादा बंदे चाहिए होंगे, ज्यादा लेबर हायर करेगा, तो अल्टीमेटली लेबर उसकी अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगी। एंड सेम में इसके ऑपोजिट में भी ऐसे होगा, ठीक है? एंड वाइस वर्सा। क्लियर हो गया क्यों भाई? यस सर। सर एक और भी चीज है कि सर देखें जब जी। इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा हम्म। तो महंगाई होगी, महंगाई की वजह से कस्टमर भी कम, महंगाई वाले दिनों में ज्यादा कस्टमर बाय नहीं करेगा प्रोडक्ट, तो फिर हम प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्शन क्यों ज्यादा करेंगे। मैंने कहा अभी अभी सिर्फ ये हो रहा है कि डिमांड बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? बिकॉज कंज्यूमर की वेजेस बढ़ गई, सपोज कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, ठीक है? अभी वो तो बाद का इफेक्ट आएगा ना, कि अगर ये सिलसिला लगातार चलता रहता है फिर हम कहेंगे कि कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है।
अभी तो ये इनिशियल है, अभी ऐसे ही है जैसे ईद के दिनों में लोगों के बोनसेस मिल गए ईद के दिनों में, ठीक है। अब इस सूरत में जी क्या सर। हुआ कि सप्लाई तो वैसे वही वही है ना, वो तो चेंज नहीं हो रही, ना किसी की वेजेस बढ़ी है ना कुछ चेंज हुआ है, सिर्फ ये हुआ कि वर्क कि हमारी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ने से हमने ज़्यादा चीज़ें डिमांड करना शुरू कर दी। तो जो प्रोड्यूसर है उसने देखा यार मेरी तो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो वो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू कर दी उसने। जो उसको रॉ मटेरियल एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ था स्टॉक में, उसने उससे ज़्यादा उसको ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। जो लेबर के पास थी उसको 8 घंटे की बजाय उसने 12 घंटे काम करना शुरू कर दिया, उसने और पार्ट टाइम लेबर या शॉर्ट या डेली वेजेस पे लेबर हायर कर ली, ठीक है। अभी कॉस्ट का इफेक्ट नहीं आया, अभी सिर्फ डिमांड का इफेक्ट आया। वो बाद में आएगा कि इसका इफेक्ट फिर कॉस्ट में भी पड़ेगा ना। अभी 2 महीने के बाद इसका इफेक्ट कॉस्ट में पड़ना शुरू हो जाएगा, जो चीज़ उसने रॉ मटेरियल खरीदेगी वो भी महंगा कर देगा, लेबर कहेगी भी हमारी वेजेस बढ़ाओ, ठीक है। फिर जब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा ना कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का, फिर वो जो आप बात कर रहे हैं वो हो जाएगा कि ठीक है, आप वर्कर की वेजेस वो उसकी परचेजिंग पावर कम होगी, उसने अपनी डिमांड करना कम शुरू कर दी एंड सो ऑन, ठीक है। अभी ये पहला फेज है, दिस इज द फर्स्ट फेज, ये शॉर्ट रन है, ये लॉन्ग रन नहीं है। सही है सर। समझ आ गया? ठीक है सर। सबको क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? जी बच्चों, नो सर। ये फिलिप्स कर्व समझ आ गया? दिस इज द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, और ये क्या शो करता है? ये रिलेशनशिप शो करता है अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन में। याद रखिएगा आपने स्टार्ट इन्फ्लेशन से करना है, ये नहीं कहना कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, नो नेवर। अनएम्प्लॉयमेंट का इन्फ्लेशन के ऊपर रिलेशनशिप नहीं बताना आपने, आपने इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप अनएम्प्लॉयमेंट में बताना है, ठीक है। सो यहाँ आपका जो फंक्शन बनेगा दैट इज, आप कह सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और इन्फ्लेशन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इट मींस कि अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इन्फ्लेशन पे डिपेंड कर रही है, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं डिपेंड कर रहा है। ये नहीं कहना जी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, या अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, यही बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने इस इन्फ्लेशन का असर को, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को अनएम्प्लॉयमेंट पे शो करना है कि इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। क्लियर है सबको ये? जी बच्चों, हेलो, जी समझ आ सर। गई? आपने बताना है effect of inflation on unemployment, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपका जो इन्फ्लेशन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और अनएम्प्लॉयमेंट आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। दैट वाज अ शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है जिसपे हम देख रहे हैं कि शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड करती है इन्फ्लेशन के ऊपर, ठीक है, या प्राइस लेवल के ऊपर, कि जी प्राइसेस बढ़ेंगी, प्राइस लेवल बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, प्राइस लेवल कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की। दिस इज द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। ये क्या है? लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व आपके सामने ये शेप भी नजर आ रही है आपको, ये लग रहा है आपको पता चला क्या होगा कि ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व था। इसके बारे में देखते हैं, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। इन द लॉन्ग रन there is no trade-off between inflation and unemployment. In the long run, there is no trade-off between inflation and unemployment. क्या मतलब है इसका? कि लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। अभी हमने शॉर्ट रन में पढ़ा था, हमने देखा था कि शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। लॉन्ग रन में ऐसा कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्यों? बिकॉज आपने, अगर आपको याद हो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, तो उसमें भी आपको याद होगा हमने कहा था कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, वो प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है किस पे?
वो डिपेंड करती है नेचुरल रिसोर्सेज पे, लैंड पे, लेबर पे, कैपिटल पे और टेक्नोलॉजी पे। याद है क्या भाई? इसीलिए उसका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो था वो वर्टिकल था। यही कॉन्सेप्ट, यही रीजनिंग यहाँ पर भी है। क्या है? ग्रोथ इन द मनी सप्लाई डिटरमाइंस द इन्फ्लेशन रेट। Regardless of inflation rate, unemployment rate falls towards its natural rate. As a result, long run Phillips curve is vertical. Long run Phillips curve is vertical. So ये क्या शो कर रहा है? आपको पता है ये आपका नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और ये आपको यहाँ पे अगेन वही सिचुएशन है, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है और यहाँ पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है। और आप देख रहे हो ये जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है दैट इज वर्टिकल, सेम लाइक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? सपोज आपका ये इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर है, आपका इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर है, हाई इन्फ्लेशन है, स्टिल ये आपके बी पॉइंट है, यहाँ पे बीट कर रहा है, ये आपका नेशनल लेवल ऑफ आउटपुट अनएम्प्लॉयमेंट है। इन्फ्लेशन अगर कम हो गया, लो पे आ गया, तभी वही आउटपुट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है। सो इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो जाए या इन्फ्लेशन रेट कम हो जाए, इसका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन द लॉन्ग रन। क्लियर? आपका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो नेशनल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर ही एग्जिस्ट करेगा, इस पे इन्फ्लेशन का या प्राइसेस का लेवल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम एज अगर आप इसको रिमाइंड करें लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को, हमने कहा था वहां पर भी कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर प्राइसेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्राइस ज़्यादा हो, प्राइस कम हो, एग्रीगेट सप्लाई कर्व लॉन्ग रन में वही रहेगी एट नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, एट नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट। So that is why it is vertical. That is why long run Phillips curve is vertical. ये vertical होता है because long run में unemployment के ऊपर inflation का कोई impact नहीं पड़ता। जी क्लियर है सबको? यस सर। फर्क समझ आ गया दोनों का, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का? यस यस। शॉर्ट रन एक दफा फिर बता दो। जी मैं बता देता हूँ। शॉर्ट रन में हमने देखा कि शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। कौन सा? वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये दैट इज कॉल्ड शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। वो क्या बताता है जी? शॉर्ट रन में देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ, या यूं कह लो देयर इज नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में नेगेटिव रिलेशनशिप है इन शॉर्ट रन, इन शॉर्ट रन। इसका मतलब क्या है कि अगर इन्फ्लेशन रेट अगर सपोज ये 2% है और आपका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो 7% है, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, हो गया सपोज 2 से 6% हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट आपकी वो कम हो जाएगी, दैट इज फ्रॉम सपोज 7% टू 4%, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड। एक चीज अगर बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, एक चीज कम होती है तो दूसरी बढ़ जाती है। सो देयर इज नेगेटिव एसोसिएशन, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। जी समझ आ गया? जबकि लॉन्ग रन में हमने देखा कि ऐसा कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ भी ये बताया, फर्दर भी बताया था कि यूं कह लो कि आपका ये इन्फ्लेशन रेट अनएम्प्लॉयमेंट में इस तरह रिलेशनशिप है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन पर डिपेंड करती है। याद रखिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन पर डिपेंड कर रही है। सो यहाँ इन्फ्लेशन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और अनएम्प्लॉयमेंट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। सो आपने ये देखना है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन इन्फ्लेशन नहीं देखना आपने, ठीक है।
क्लियर है ये? So when inflation price level rises, producer will produce more goods. For this, they need more labor, so labor will be demanded more, or thus unemployment will decrease, and vice versa. जी समझ आ गया? जबकि लॉन्ग रन में हमने देखा कि लॉन्ग रन फ्लिप्स कर वर्टिकल होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, किसी किस्म का कोई ट्रेड ऑफ, कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज आपको पता है कि जैसे जस्ट लाइक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर वर्टिकल होता है, क्योंकि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो प्राइस लेवल पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है नेचुरल रिसोर्सेज पे, वो डिपेंड करती है लेबर पे, लैंड पे, टेक्नोलॉजी पे, एक्सपेक्टेशंस पे। तो इसी वजह से जो लॉन्ग रन एग्रीगेट्स जो फिलिप्स कर्व है वो भी वर्टिकल होता है, बिकॉज लॉन्ग रन में प्राइसेस का कोई रोल नहीं होता आपकी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में या अनएम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा करने में। सो अगर इन्फ्लेशन रेट आपका हाई भी हो जाए, टू हाई भी हो जाए, तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आपका वही रहेगा, या इन्फ्लेशन रेट अगर आपका टू लो भी हो जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आपका इट विल रिमेन सेम। सो नो ट्रेड ऑफ इन द लॉन्ग रन। सबको क्लियर है? यस सर। ये अगर आप थोड़ा सा और जरा क्लासिकल और कीन्स को फॉलो करो तो ये वही लग रहा है सारा। क्लासिकल कहते हैं शॉर्ट रन की बात करते हैं ना, शॉर्ट रन, और कीन्स कहता है कि नहीं लॉन्ग रन, सॉरी मोल्टा कह गया सर, कीन्स कहता है शॉर्ट रन और क्लासिकल कहता है लॉन्ग रन। ये वो लॉन्ग रन शॉर्ट रन की डिबेट है। जी एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सबको क्लियर हो गया ये डिफरेंस दोनों का? यस सर। किसने कुछ पूछना है? जी सर। अच्छा, ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है, जो इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। और इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट वीक में क्विज होगा इसका। नेक्स्ट वीक मींस के नेक्स्ट आपकी क्लास होती है मंडे को होती है, और एक दूसरी होती है आपकी थर्सडे को होती है। तो आप डिसाइड मंडे को क्विज लेना है या थर्सडे को लेना है? सर थर्सडे को सर। चलो थर्सडे का थर्सडे कर, और इससे साथ में आज आपको एक असाइनमेंट भी आपने मैं अपलोड करूंगा, असाइनमेंट भी आपने नेक्स्ट वीक में अपने साथ सबमिट करवा दूंगा, ठीक है, इसी हवाले से होगी। वो असाइनमेंट आज मैं इस पर अपलोड कर दूंगा उस पर गूगल क्लास पे, वो असाइनमेंट भी आपने उसको सबमिट करना है टाइम। ओके सर। अच्छा, अभी एक बार फिर हम इसको मैं जरा पूरे टॉपिक को हम जरा शुरू से गो थ्रू कर लेते हैं, वी हैव टाइम, और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना होगा तो आप उसके साथ साथ पूछ लीजिएगा। स्टार्ट हमने किया था फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इसको हमने एम्प्लॉयमेंट कैसे डिफाइन करेंगे हमने देखा था। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे डिफाइन करेंगे हमने कहा था कि एक ऐसा शख्स जो कि जॉब काम करना चाहता है, काम ढूंढ रहा है कम से कम पिछले 4 हफ्ते से, और काम करने के काबिल है, फिजिकली इस काबिल है, तो ही और शी विल बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। उसकी एज पाकिस्तान में 14 साल या उससे ज़्यादा है, और इंटरनेशनली 16 साल या उससे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे वो शख्स अनएम्प्लॉयड। इस तरह एम्प्लॉयड कौन होगा? जो काम कर रहा है, चाहे पार्ट टाइम कर रहा है, फुल टाइम कर रहा है, फैमिली मेम्बर है जिसको जॉब पैसे तो नहीं मिल रहे लेकिन काम कर रहा है, ठीक है, बेशक वो छुट्टियों पे है इस वक्त बीमारी की वजह से, खराब मौसम की वजह से वो भी काम नहीं कर रहा, बट वो एम्प्लॉयड। लेबर फोर्स हमने देखा था, लेबर फोर्स में कौन लोग आते हैं? जो एम्प्लॉयड हैं, जो अनएम्प्लॉयड, दोनों आ जाएंगे, चाहे वो काम कर रहे हैं इस वक्त या काम नहीं कर रहे, लेकिन काम करने के काबिल हैं, काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, वो लेबर फोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला हमने कैसे निकाला था कि कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। कितने लोग बेरोजगार हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ और डिवाइड कर दें लेबर फोर्स के साथ। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स हमने देखा था कि आपकी कंट्री में टोटल अडल्ट पॉपुलेशन का कितने % लोग वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेबर फोर्स में, ठीक है। सपोज पाकिस्तान में हमारी मिनिमम एज 14 ईयर्स है, इंटरनेशनली 16 ईयर्स है, तो 16 से लेके 60 ईयर्स तक कितने % लोग ऐसे हैं जो कि लेबर फोर्स का हिस्सा है? सर जी जी बोलो सर। 14 ईयर वाला बंदा काम कर सकता है, लेकिन सर 14 ईयर वाला बंदा अपना बैंक अकाउंट नहीं बना सकता, ये क्यों सर?
हाँ, ये बल्कि इवन 14 ईयर्स बंदा अपना अपना वोट भी नहीं डाल सकता, वोट भी नहीं डाल सकता। अच्छा, आपको पता है अगर आप आर्मी में जाओ, सर वो तो सर वो हाँ हाँ, जी जी, क्या सर आप बात करें सर। मैं कह रहा था कि आर्मी जब सेक्शन होती है, आपको पता है एफएससी के बाद होती है, तो उस वक्त कोई मतलब जी बहुत सर। कम लोग होते हैं जो 18 ईयर्स के होते हैं, 18 ईयर्स से कम भी होते हैं तकरीबन। तो उस वक्त आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपके बे फार्म के ऊपर होती है, आईडी कार्ड नहीं बना होता आपका, तो ये हो जाता है। मतलब 14 ईयर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई है, तो आईडी कार्ड तो बनता है आपका 18 साल की उम्र में जाके, ठीक है, वोट आपका 18 में बनता है। तो लेकिन आपकी मतलब यूँ कह लो कि ये क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है ना, गरीब मुल्क है, सो इसलिए ये थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई है कि आप 18 साल की बजाय 16 साल की बजाय 14 साल वाले को अलाउ कर दें, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में एवरेज एज भी तो 60 साल है ना, 60-65 साल से ऊपर है ही नहीं है हमारी एवरेज एज। जबकि आप यूरोप की बात करो तो वहाँ पे तो 70-70-80 साल तक लोग जिंदा रहते हैं। और वहाँ पे तो आपको पता है, अगर आपको देखा क्रिकेट टीम, हमारा क्रिकेट का प्लेयर आ जाता है 14, 15, 16, 17, 18 साल में आ जाता है बॉलर, और वो जनाब 10 साल 15 साल खेल के 35-36 साल में रिटायर हो जाता है। यूके का बॉलर जो आता है, इंग्लैंड का, वो आता ही 25-26 साल में आता है और 40 साल तक खेलता रहता है, क्योंकि वहाँ पे एवरेज एज बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ एवरेज एज कम है, मैक्सिमम एज कम है, हमारे यहाँ 60-65 साल बड़ी मुश्किल से एवरेज एज है, इसलिए यहाँ पे एवरेज मिनिमम एज थोड़ी कम रखेगी, ये भी एक वजह है। दूसरा, पुअर कंट्री है, गरीब मुल्क है, तो वहाँ पे एवरेज कम रखेगी ताकि चाइल्ड लेबर का एक एलिमेंट हमारे ऊपर धब्बा जो ना लगे कि ठीक है, बाय लॉ 14 साल का जो होगा तो बच्चा ही होता है ना, 14 साल का इतना मच्योर तो नहीं होता, लेकिन वो आप मतलब स्मॉल लेवल पे वो काम कर सकता है उसके लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था नेशनल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट ने देखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा एग्जिस्ट करती है, जो एग्जिस्ट करती है दैट इज कॉल्ड नेशनल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? जहाँ पे आपका एग्रीड डिमांड एग्रीड स्पाइक कर एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं। और फिर हमने ये इसका देखा था कि नेशनल रेट ऑफ आउटपुट लेवल कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमको पता है शॉर्ट रन एग्रीड स्पाई, लॉन्ग रन एग्रीड स्पाई, एग्रीड डिमांड कट कर रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। ये आपका नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। वो क्यों करती है, उसकी हमने रीजंस कुछ फाइंड की थी। वो रीजंस क्या थी? वो उसमें 3 रीजन थी, दैट इज फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन में हमने देखा था कि ये वो अनएम्प्लॉयमेंट वजह है कि अगर एक वर्कर है, वो अपनी अपनी सूटेबल मर्जी की जॉब ढूंढने में जो टाइम लगाता है, जब तक वो बेरोजगार रहता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल। स्ट्रक्चरल में होता है कि आपकी इकोनॉमी में जॉब तो कम है लेकिन जॉब ढूंढने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो रेट स्ट्रक्चरल क्यों होता है? बिकॉज इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होगा। आप इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में आप शिफ्ट करके, तो उससे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, दैट इज लॉन्ग रन। फ्रिक्शनल शॉर्ट रन फिनोमेना है और स्ट्रक्चरल लॉन्ग रन फिनोमेना। फिर हमने इसकी आगे फर्दर रीजन पढ़ी थी। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट की जॉब सर्च है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, और इस तरह स्ट्रक्चर की हमने पढ़ी थी कि ये इसका मिनिमम वेज लॉ है और लेबर यूनियन है और ये एफिशिएंसी वेज थ्योरीज है। तो इसमें किसी ने कुछ चीज़ पूछनी है अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से? जी बच्चों, एनीथिंग टू आस्क? हेलो अमाद, लियाकत, कुछ पूछना है आप लोगों ने? ताबिश, हेलो, आ रही आवाज सर आपकी? मैं कह रहा हूँ कुछ पूछना है आपने? कुछ पूछना है कुछ इस अनएम्प्लॉयमेंट वाले पोर्शन में से? नो सर। बाकी लोग सो गए हैं सारे क्या? मलाइका, नहीं सर, नज़ीर, जाग रहे रिमशा, हैं। रिमशा, साद, ताबिश, उसामा। इसके बाद हमने देखा था दैट इज इन्फ्लेशन रेट, और इन्फ्लेशन में हमने इसकी कॉजेज पढ़ी थी। दो मेजर कॉजेज थी, कॉस्ट पुश और डिमांड पुल। कॉस्ट पुश क्या होती है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए
कीपिंग द डिमांड अनचेंज, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जैसे कि आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट कर गया लेफ्टवर्ड, इससे प्राइस बढ़ जाती है और आउटपुट कम हो जाती है। इसको हमने स्टैगफ्लेशन का नाम भी दिया था कि प्राइस बढ़ रही है और आउटपुट कम हो रही है। दूसरी रीज़न थी इसकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। उसमें क्या होता है कि आपकी सप्लाई तो चेंज नहीं होती लेकिन डिमांड बढ़ रही होती है, तो डिमांड बढ़ने से प्राइस भी बढ़ जाती है और आउटपुट भी बढ़ जाती है। इसके बाद हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी, कुछ 8 टाइप्स थी। क्रीपिंग इन्फ्लेशन वो होता है जब इन्फ्लेशन रेट 3% से कम हो। उसके बाद वॉकिंग में इन्फ्लेशन रेट सिंगल डिजिट होता है लेकिन 3% से लेकर 9% तक होता है, ये थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाता है। और इसके बाद हमने देखा था गैल्पिंग इन्फ्लेशन, वो थोड़ा सा और स्पीड बढ़ गई उसकी 10% से लेके 50% तक। इसमें खतरनाक सिचुएशन बन जाती है, आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। फिर हाइपर इन्फ्लेशन जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है, टू मच मोर देन 50%, इंतहाई खतरनाक। स्टैगफ्लेशन मैंने जैसे बताया आपको कि इट इज अ काइंड ऑफ इन्फ्लेशन व्हेन प्राइस लेवल राइजेस, आउटपुट फॉल्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस। इसमें प्राइसेस और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ रहे होते हैं। व्हेन बोथ प्राइसेस एंड प्राइस लेवल एंड अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस साइड बाय साइड, दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसकी एग्जांपल क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन मैंने बताया था आपको कि अगर फूड और एनर्जी प्राइसेस को निकाल दिया जाए तो बाकी जो चीज़ का इन्फ्लेशन होगा दैट इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन। एगफ्लेशन जो था मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर गुड्स की प्राइसेस का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड एगफ्लेशन। वेज इन्फ्लेशन, अगर वर्कर्स ज़्यादा वेजेस डिमांड करना शुरू कर दें, उससे जो वेजेस बढ़ने से जो कॉस्ट बढ़ेगी उनकी फर्म्स की, तो कॉस्ट बढ़ने से प्राइसेस बढ़ेंगी, तो दैट इज वेज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं ये हमने देखा था, इंडिविजुअल फैक्टर ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और सीपीआई, ये 2 मेथड है जिससे उसको मेजर किया था, इसकी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की कॉस्ट क्या पे करनी पड़ती है, दैट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कि पैसे की तकसीम अनफेयर हो जाती है, गरीब और अमीर हो जाएगा। आपकी रियल इनकम कम हो जाएगी, पैसा आपकी जेब में ज़्यादा है लेकिन उसकी रियल वैल्यू कम हो जाएगी। और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, जो बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होंगे आपकी लोन के ऊपर, वो रियल इंटरेस्ट रेट उनका कम हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ जाएगा तो रियल इंटरेस्ट रेट फॉल करते करते नेगेटिव पे चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, जो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो लोन लेने वाले को फ़ायदा होगा, वापस देने वाले को नुकसान होगा। इसके शू लेदर